हिमालय से बहने वाली नदियां भारत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और आज 600 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन देती हैं। फिर भी कुछ लोग इन पर्वतों को गरीब कहते हैं। लेखक बताते हैं कि हिमालय आर्थिक रूप से कमजोर है क्योंकि यहाँ खनिजों की कमी है और यह बड़े उद्योगों को समर्थन नहीं दे सकता। मैं इससे सहमत हूँ। आर्थिक दृष्टि से ये पर्वत समृद्ध नहीं हैं। ये आध्यात्मिक पर्वत हैं, त्याग करने वालों के लिए हैं, न कि भौतिक रूप से समृद्ध लोगों के लिए। जो लोग आर्थिक फायदे के लिए हिमालय का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें असफलता मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। हिमालय के निवासी चीजों को ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं। हमारे संसाधनों का शोषण किए बिना हमें अकेला छोड़ दो, बस दूर से ही सम्मान दो। ये मैंने कई ग्रामीणों से सुना है। गांवों की अर्थव्यवस्था पास के छोटे छोटे खेतों पर निर्भर है, जहां जौ, गेहूं और दालें उगाई जाती हैं। पशुधन में भैंस, भेड़, गाय, टट्टू और बकरियां शामिल हैं। पंजाब और कश्मीर हिमालय, कुमायूं और गढ़वाल हिमालय और नेपाल और सिक्किम हिमालय में रहने वाले ग्रामीण एक जैसे हैं। वे गरीब लेकिन ईमानदार हैं। वे चोरी नहीं करते और न ही झगड़ा करते हैं। ऊंचे गांवों में कोई भी अपने घर को ताला नहीं लगाता क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। पहाड़ों में मंदिरों के पास अगर आप अपना बटुआ गिरा देते हैं तो वह हफ्तों बाद भी वहीं मिलेगा, कोई उसे छुएगा नहीं। वे किसी और की चीजों को बिना अनुमति के छूना गलत मानते हैं। हमें किसी और की चीजों की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? वे पूछते हैं। यहाँ कोई लालच नहीं है क्योंकि उनकी जरूरतें बहुत कम हैं। वे भौतिकवादी चीजों के पीछे नहीं भागते। गांव के लोग केवल नमक और तेल के लिए मैदानों पर निर्भर हैं। ये गांव कम भ्रष्ट हैं क्योंकि लोग यहाँ सीधे सादे, ईमानदार और शांतिप्रिय हैं। यहाँ जीवन बहुत शांति और सुकून से भरा है। लोग यहाँ किसी से नफरत नहीं करते और नफरत करना जानते भी नहीं। वे मैदानों की ओर नहीं जाना चाहते। अगर वे कभी वहां जाते भी हैं तो मैदानों के लोगों की चालबाजियों और दिखावे से असहज हो जाते हैं। अगर आप पहाड़ों में जाते हैं तो लोग वहां आपसे पूछते हैं, क्या आपने खाना खाया है? क्या आपके पास ठहरने की जगह है? चाहे आप दोस्त हों या अजनबी, ये सवाल आम होते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी लोग बुद्धिमान, सुसंस्कृत और अतिथि सत्कार में माहिर होते हैं। कांगड़ा घाटी की कला और गढ़वाल की कला अपनी खास शैली और रंगों के लिए मशहूर हैं। इन पहाड़ी समुदायों में शिक्षा कई अन्य हिस्सों से बेहतर है। यहाँ के पुजारी ज्योतिष और तंत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो मैदान के लोगों को कभी कभी आश्चर्यचकित कर देता है। लोग यहाँ सादा जीवन जीते हैं, जो प्रकृति के नजदीक होता है। वे खूबसूरत लकड़ी के घरों में रहते हैं और अपने कपड़े खुद बुनते हैं। शाम को वे इकट्ठे होकर भजन और लोकगीत गाते हैं। वे समूह में नाचते और मनमोहक धुनों में गाते हैं। पहाड़ी ढोल वादक बहुत अच्छे होते हैं और बांसुरी और मोरचंग का उपयोग करते हैं। जब लड़कियां और लड़के पहाड़ियों की ओर घास और लकड़ी के लिए जाते हैं तो वे स्वतः ही कविताएं रचते और गाते हैं। बच्चे हॉकी और सॉकर जैसे खेल खेलते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 4 से 6 हजार फीट की ऊंचाई पर ओक, चीड़ और देवदार के अलग अलग पेड़ उगते हैं। ऊंचे पहाड़ों में भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं, जिनकी छाल का प्रयोग लोग कागज की तरह करते हैं। ग्रामीण लोग इसे अपने अनुभव, पूजा और औषधियों के उपयोग को लिखने के लिए काम में लेते हैं। हर गांव जानता है कि जड़ी बूटियां कई कामों के लिए फायदेमंद होती हैं। कश्मीर से पंजाब, नेपाल और सिक्किम के गांव भारतीय सेना में मजबूत और स्वस्थ सैनिकों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ लोगों की जीवन प्रत्याशा 100 साल से भी अधिक होती है। पाकिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले लोगों को हुंजा कहते हैं। वे मांस खाते हैं, लेकिन भारत के हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोग हंसा कहलाते हैं और ये लोग शाकाहारी होते हैं। हंसा का मतलब है हंस, जो भारतीय कथाओं में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। हंस के बारे में कहा जाता है कि वह दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को अलग कर लेता है। इसी तरह समझदार व्यक्ति अच्छा चुनता है और बुरे को छोड़ देता है।
जुलाई का महीना हिमालय की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं और हर जगह धाराएं बहती रहती हैं। यह समय न ज्यादा ठंडा होता है। जो लोग ग्लेशियर, हिमस्खलन और भूस्खलन को जानते हैं वे सावधानी से यात्रा कर सकते हैं। हिमालय के खतरे आज भी वैसे ही हैं जैसे हमेशा थे। हिमस्खलन, तेज बहने वाली धाराएं, झुके हुए चट्टान और ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ किसी यात्री के लिए अपना रास्ता नहीं बदलते। इसके बावजूद हिमालय की आध्यात्मिक धरोहर ने हमेशा यात्रियों को अपनी अज्ञात विद्या खोजने के लिए प्रेरित किया है। हजारों साल पहले तिब्बती और चीनी यात्री भारत से बौद्ध साहित्य ले गए और अपनी भाषाओं में अनुवाद किया, जिससे बौद्ध धर्म उनके देशों में फैला। का धर्म का महायान सिद्धांत पहले तिब्बत और फिर चीन पहुंचा, जहां इसने उनकी संस्कृति और धर्म को समृद्ध किया। जैन ध्यान परंपराएं इस धर्म का वह हिस्सा हैं जो जापान पहुंची। भारतीय शिक्षक जो तिब्बत और चीन गए थे, उन्होंने वहां के लोगों को गहरी शिक्षा दी। ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद के अनुयायी हिमालय और उसके शिक्षकों की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहां से बहुत ज्ञान प्राप्त किया। ताओवाद का निष्क्रियता का सिद्धांत भगवद गीता में भी मिलता है। निर्वाण का विचार, जो प्रारंभिक भारतीय दर्शन में है, तिब्बत, मंगोलिया, चीन और जापान के धर्मों को प्रभावित करता है। आज तिब्बत साम्यवादी देश है और उसकी पुरानी बुद्धिमत्ता और संस्कृति खो सी गई है। लेकिन दलाई लामा और उनके कुछ अनुयायी अभी भी हिमालय की तलहटी में भारत में बसे हुए हैं। इस तरह हिमालय की संस्कृति और जीवन शैली सरलता, ईमानदारी और प्राकृतिक रहन सहन का प्रतीक हैं। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली में संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करते हैं। भले ही आधुनिक समाज की चुनौतियां और लालच गहराई तक पहुंच गए हों, हिमालय की आत्मा अब भी एक शांतिपूर्ण, आध्यात्मिक और सामंजस्यपूर्ण जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जोही प्यारो करे सोही मोहि भावे, राधा 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 श्री राधा।